अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के ब्लॉग में कुछ तो बहुत ही अच्छी खबरें हैं और कुछ तो बहुत ही बुरी खबरें हैं। रनडाउन बताने से बेहतर है कि मैं पहली खबर से शुरू करूँ। चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग की पहली खबर से। चलिए जनाब, आज के ब्लॉग की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ये एक बड़ी ही अजीब व गरीब सी खबर आ रही है। पीटीआई वालों के लिए ये धचका साबित हुई है। जुनैद अकबर को सूबा बदर कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने उनके साथ ये सब कुछ किया है और पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको थोड़ी देर तक, अभी जो मैं देख रही थी ट्विटर के ऊपर, वो लिख रहे थे, एक्स के ऊपर वो लिख रहे थे आके कि भाई वो लोग जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं, जो उनके बड़े बड़े वुज़रा हैं, जो उनके अंदर के फॉलोअर्स हैं या जो करता धरता हैं, उनका तो कहना ये था कि आसिम मुनीर जो हमारे सीडीएफ हैं वो तो इमरान खान को छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं अंदर के खाते में, यानी कि सब लोग आपस में एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। तो पीटीआई के सपोर्टर्स ये पूछ रहे हैं कि अब जुनैद अकबर के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद भी क्या लोग ये क्लेम करेंगे कि भाई सीडीएफ जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे खुदा न खास्ता मरे जा रहे हैं, कि वो इमरान खान को छोड़ना चाह रहे हैं या डील की बातें हो रही हैं। ये सब कुछ बकवासियात हैं। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने जुनैद अकबर को सूबा बदर कर दिया है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि जुनैद अकबर का रीसेंट अभी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आप एनओसी आपके पास नहीं है, इसलिए आप गिलगित बल्तिस्तान से अभी और इसी वक्त निकल जाएं। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने जनाब फिर उनको अपनी हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद उनको सूबा बदर कर दिया, अपने सूबे से गिलगित बल्तिस्तान से निकाल दिया। पीटीआई के मुताबिक उनका कहना यह है कि अरकान कौमी असम्बली सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह और डॉक्टर अमजद अली ख़ान को भी सूबा बदर कर दिया गया है। सूबाई सदर पीटीआई जुनैद अकबर को पहले पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर रोका गया, बाद में उनको हिरासत में लिया गया और जुनैद अकबर जो हैं उनका ख़ुद का कहना यह था कि उन्हें बताया गया कि उनके पास एनओसी मौजूद नहीं है, इसलिए वो गिलगित बल्तिस्तान से वापस चले जाएं। पीटीआई के मुताबिक उनका कहना यह है कि जुनैद अकबर जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रैली में शिरकत के लिए पहुंचे थे और पार्टी ज़राए का कहना यह है कि उन्हें हुंजा के मकाम पर जाकर हिरासत में लिया गया। मेरे ख्याल से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कुछ इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं और उसी की कैंपेन्स के लिए ये पीटीआई के जो लोग हैं ये वहाँ जा रहे होंगे और उनको इस तरीके से वहाँ से निकाल दिया गया होगा। बहरहाल अगर मेरी आप बात करें तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई है ये खबर सुन के, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो दूसरी पोलिटिकल पार्टी को जो है महज इस बिना पर कहीं किसी सूबे में मुल्क बदर कर दे या सूबा बदर कर दे इसलिए कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो गलत राह पे चल निकले हैं, मैं मानती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को डैमेज करने की बहुत कोशिश की है, बट इसमें भी कोई शक नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक मैसिव जो है वो पीटीआई की सपोर्ट है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जुनैद अकबर या कोई और पीटीआई का रहनुमा जाता है तो उनको महज इस बात पे कि आपके पास एनओसी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात ठीक थी, लेकिन बहरहाल ये बात बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करती। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ है इसमें एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई है कि वो लोग जो वाकई बातें करते थे कि डील हो रही है, अगर डील हो रही होती तो मेरे ख्याल से इस तरीके से एक शख्स को वहाँ से ना निकाला जाता। बहरहाल देखना ये चाहिए था। अस्तोर से ताल्लुक़ रखते हैं ना पहले वाले जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे जिनकी डिग्री भी जाली निकली थी, उनके गांव में बिल्कुल करीब ही एक जो है ना बड़ी खूबसूरत सी वहाँ पे एक छोटा सा दरिया बहता है, तो वहाँ पर भी मैं गई थी और वहाँ पे मैंने वक्त स्पेंड किया था। और यकीन करें कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो इतने खुश मिजाज और इतनी फरिश्ता सीरत टाइप की उनकी जो है ना नेचर होती थी। लेकिन अब ये जो हालिया 2-4 साल गुजरे हैं ना, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीटीआई वालों ने उनके अंदर भी बहुत जहर भरा है। वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत पसंद थी और वो ये थी कि वहाँ पे मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं होती थी, लेकिन हालिया सालों में हमने देखा कि वहाँ पे शिद्दत पसंदी भी बहुत हो गई है। हालांकि आपको पता है कि हुंजा के अंदर तो इस्माइली रहते हैं, वहाँ पे अहले तशीयों की बहुत सारी इकसाम है, वहाँ पे जो है वो किलाश वाली साइड पे जो हिंदू इज़म को मानने वाले लोग हैं वो रहते हैं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं। उसके अलावा अस्तोर वाली साइड पे अगर हम देखें तो अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्कर्दू वाली साइड पे फिर से अहले तशी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, बड़े अमनो आश्ती के साथ, बड़े प्यार के साथ ये लोग रहते थे। लेकिन आपको याद होगा आज से 1.5-2 साल पहले भी जब मैं अस्तोर में गई थी तो उस वक्त भी वहाँ पर जो है स्कर्दू में, हुंजा में मजहबी शिद्दत पसंदी जो है वो इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ पे हंगामे हो रहे थे, बड़ी मुश्किल से वहाँ से टूरिस्ट जो हैं वो निकले थे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इस तरह की चीज़ें वहाँ के लोगों में इंजेक्ट कर दी गई हैं जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ है, लेकिन बहरहाल ये एक बुरी खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब चलते हैं दो अच्छी खबरों की तरफ। दो अच्छी खबरों में एक खबर तो ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, आपने देखा कि उन्होंने बीजिंग का दौरा किया, वो चाइना गए और वहाँ पे जाके उनका जो दौरा था वो बहुत ही गैर मामूली रहा। सबसे पहली बात तो अच्छी बात ये थी कि चाइनीज़ जो हैं वो हमेशा से
दूसरे ममालिक के जो वज़राए आज़म होते हैं, जो सदूर होते हैं, उनका कोई बहुत अच्छा वेलकम नहीं करते। लेकिन अब की बार जिस तरह से उन्होंने तारीख़ी वेलकम किया हमारे प्राइम मिनिस्टर का, वो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो जितनी भी फुटेजेस इस वक्त सोशल मीडिया पे आई हैं वो कमाल की हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर शुरू हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी मुलाकात तो शी जिनपिंग के साथ हुई नहीं है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब फुटेजेस आई तो उनके मुँह पर सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा कि भाई बाकायदा तौर पर ना सिर्फ शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हुई, बल्कि चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सराहा। उससे भी ज़्यादा बढ़ के ये है कि अली बाबा के जो हैं जनाब हेड हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, और अली बाबा के जो हेड हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को शहबाज स्पीड कह के बुलाया, जो कि हमारे लिए बड़ी कमाल की बात थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं उनका जो बैकग्राउंड है वो बिज़नेस बैकग्राउंड है, इस बात पे भी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उनकी जो शहबाज स्पीड है वो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फिर जो स्ट्रेटेजिक ताउन है दोनों ममालिक के दरमियान वो शुरू हुआ, और उसके बाद जो है दोनों ममालिक के दरमियान जितने भी मुआहदे हैं वो हुए। तो कमाल की एक ख़बर है, और इसे हमें जितनी तारीफ़ जो है वो मेरा ख्याल है वो करनी चाहिए। आजकल इंडिया को देखिए, वो मोदी को लेकर रो रहे हैं कि भाई जितने भी मुल्कों के साथ माय फ्रेंड करते पड़ते थे, कुछ भी नहीं मिला। तो बहरहाल एक पॉजिटिव ख़बर थी जिसको मेरे ख्याल से कम ही लोगों ने आपके साथ शेयर किया होगा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और दूसरी खुशखबरी जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। दूसरी खुशखबरी जो है वो कुछ इस तरह से कि कहा यह जा रहा है कि बजट में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और ये जो खुशखबरी है ये भी कहा जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके के लिए है। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि वफाकी बजट बराए साल 2026 और 27 का जो अगले माह जून में 5 जून को जो बजट पेश किया जाने वाला है, उसमें तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी ये है कि वफाकी बजट जो है उसमें 5 जून को जब ये बजट पेश किया जाएगा तो उस सिलसिले में कौमी असम्बली और सेनेट इजलास जो है उनको तलब कर लिया गया है, और सदर ममलकत जो हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने ईवान बाला और ईवान ज़ेरी के इजलास तलब करने की मंजूरी दी है। और बजट पेश किए जाने से पहले कौमी इक्तसादी सर्वे जो है वो 4 जून को जारी किया जाएगा, जबकि वफाकी काबीना का जो इजलास है वो 5 जून को होगा। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए एक नहीं बल्कि दो खुशखबरियाँ जो हैं उनका इम्कानात जो है उसके ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 10% इजाफा जो है वो उसकी तजवीज़ ज़ेर गौर है, और इसके अलावा तनख्वाहदार तबके और पेंशनर्स जो हैं उनको रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार की गई हैं, जिसमें 4 एडहाक हाउस अलाउंसेस जो हैं उसमें से एक को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की भी तजवीज़ दी जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि माहाना 1 से 2 लाख रुपए आमदन वाला जो तबका है उनको भी नया रिलीफ देने की जो तजावीज़ हैं वो बजट के अंदर कहा जा रहा है कि ज़ेर गौर है। और सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले जो अफराद हैं उनके लिए इनकम टैक्स में कमी जो है वो भी मुतवक्के है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जितने भी सैलरीड पर्सनस हैं इनकी सैलरीज़ में से इतना ज़्यादा टैक्स कटता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरे घर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सैलरीड पर्सनस हैं, और उनके हर महीने सैलरी में से 40-40 हज़ार रुपये की डिडक्शन होती है, और फिर कुछ अर्सा पहले जो है वो 4,000 रुपये उसमें से कम होकर यानी कि 36,000 रुपये कटने लगे। अब देखते हैं जनाब 5 जून कौन सा दूर है, पता चल ही जाएगा कि कितना जो है उसमें से टैक्स जो है वो कम होता है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा सैलरीड पर्सनस जो तनख्वाहदार हमारा तबका है उनके ऊपर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि सारे टैक्सेस उन्हीं की सैलरीज़ में डाल के सारा कुछ डिडक्ट करके सब कुछ काट के उन बेचारों को वो तनख्वाह दी जाती है, और जो तनख्वाह दी जाती है वो उनके बाकी एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं जैसे बिजली के बिल्स, पेट्रोल की प्राइसेस, ऑफिसेज जाना आजकल कौन सा आसान बात है। अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं, आजकल पेट्रोल की प्राइसेस ही आप देख लें। आजकल तो यकीन करें कि मैं इन दिनों में नॉर्दर्न एरियाज़ में होती हूँ, लेकिन पेट्रोल की प्राइस को देख के मैं भी नहीं जा रही। तो ये हालात तो हुए मैं आम बंदे के। हाँ, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट ख़बर है, ये आप लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है, मेरे लिए खुशखबरी नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है हर खबर आपको बताना, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा, बल्कि अब तक तो भुगत लिया होगा, कि 22 रुपये जो है पेट्रोल की प्राइस में कमी कर दी गई है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि भाई जंग से पहले जो हमारा पेट्रोल की प्राइस थी 268 रुपीज़, वो वापस कब आएगी? 268 पे आएगी? नहीं आएगी। मैं जो कह रही थी कि जब बढ़ाते हैं तो 80-80 रुपये बढ़ाते हैं, 100 रुपये इकट्ठा बढ़ा देते हैं, डबल डबल बढ़ा देते हैं। सोचें 268 से हमारी प्राइस इस वक्त कहाँ है? 400 से भी ऊपर थी। अगर उसमें से आप 10-20 रुपये कम करते हैं तो आपको लगता है कि आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। लेकिन चलो बहरहाल फिर भी ये खबर जो है थोड़ी सी हल्की सी ताज़ा हवा का झोंका है। मुझे लगता है कि टोटल मिला के पूरे साल में 50 रुपये या 80 रुपये कम कर देंगे, और पेट्रोल की प्राइस फिर भी 300-350 के दरमियान रहेगी। तो फ़ायदा क्या होगा आवाम को? कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम तो 268 से आगे बढ़ गए ना। लेकिन फिर भी बहरहाल
گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے عید پہ ہمیں تحفہ دیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ 22 روپے پیٹرول کی کمی جو ہے اس میں پرائس میں کر دی، اور ڈیزل کی قیمت میں بھی انہوں نے کہا جی ہم نے 22 روپے کمی کر دی ہے۔ عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے، یہ کہنا ہے جی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کا۔ لیکن میں اس چیز کے اوپر احتجاج کرتی ہوں، میں صاف طور پہ کہتی ہوں کہ ہم تب تک اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک کہ پیٹرول کی پرائسز پہلے والی نہیں ہو جاتی، 268 پہ نہیں آ جاتی، تب تک تو میں تو کم از کم اس کے اوپر بات جو ہے وہ کرتی رہوں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک خوشخبری، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ ہے وہ امریکہ اور ایران جنگ کے بعد فیول کی پرائسز اور یہ جو آبنائے ہرمز والا سین ہوا، اب اچھی خبر یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں انہوں نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کی جائے گی، فیصلہ کر لیا ہے، ایران کے معاملے پہ حتمی فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، یہ ٹرمپ نے اپنا بیان دیا، چلو اللہ کا لاکھ شکر ہے، دے رہا ہے درست ہے، لیکن ویسے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ کبھی بھی اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں، کبھی بھی کوئی کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، لیکن فی الحال کی سچویشن کے اکارڈنگلی ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ ایران کو اس بات پر متفق ہونا ہوگا کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار یا بوم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آ کے ایک پوسٹ میں کہا کہ آبنائے ہرمز کو فوری طور پہ بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پہ کھولا جا رہا ہے اور جہاز رانی جو ہے وہ بلا رکاوٹ جاری رہ سکے تاکہ اس چیز کے لیے، تاکہ وہاں پہ جو لوگوں کے جہاز گزریں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اللہ کرے گی یہ جنگ بندی ہے جو قائم رہے، دنیا میں امن قائم رہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دو ملکوں کی جنگ ہو رہی ہے تو اس کے اثرات انہی پہ ہوتے تھے، لیکن اب پوری دنیا کے اندر اس کے اثرات آتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ایران کی وجہ سے جس طرح سے دبئی کے اندر اثرات ہوئے، پاکستان کے اندر اثرات ہوئے، جس طرح سے پیٹرول کی پرائسز بڑھی، مہنگائی کی پرائسز جو ہماری پرائسز بڑھی ہیں، مطلب آپ سوچیں کہ جو ایک عام بیچارہ غریب آدمی ہے، یہ جو سفید پوش ہے، میرے خیال سے ان سب کو تو دنیا سے ویسے ان کا صفایا کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، وہ تو ویسے بیچارے مر جائیں گے۔ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو تھوڑے سے اپر مڈل کلاس ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا، تو مڈل اور لوور مڈل کلاس کی کیا حالت ہوگی، آپ خود سوچ لیں۔ جناب عالی، اب ہم چلتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی طرف۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نیا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہم ایسا بنا دیں گے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آصف علی زرداری صاحب، میرا تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ ہے، آپ بہت اچھے ہیں، بہت پیارے ہیں، آپ کی اسمائل بھی بڑی پرفیکٹ ہے، خدا کے واسطے سندھ کی جان چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ آپ پیپلز پارٹی کو لے کے سائڈ پہ ہو جائیں۔ اس وقت کراچی کی جو سچویشن ہے، جس قدر وہاں پہ گند اور غلاظت ہے، یقین کریں کہ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹر کے اوپر آگے ایک ٹویٹ لکھا جس میں میں نے لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی گندگی اور عید کے دنوں میں جو علائشیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، اتنی غلاظت کے ساتھ وہاں کے لوگ کیسے رہ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کامنٹ میں آ کے لکھا، کامنٹ سیکشن میں، کہ اب ان لوگوں کو عادت ہو چکی ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں بلند کر سکتے، ان کو عادت ہو گئی کراچی کو کچراچی کے طور پر دیکھنے کی۔ تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ آپ بڑی بڑھ چڑھ کے لاہور کے اندر بیٹھ کے پوش ایریا میں باتیں کر رہی ہیں، کیا آپ کبھی خود کراچی آئی ہیں؟ تو ان لوگوں کو میں نے لکھا کہ جناب میرا پورا بچپن کراچی میں گزرا، میری جو سگی خالہ ہیں وہ کراچی میں رہتی تھیں، اور بچپن میں ہر سال 3 ماہ کی چھٹیاں جب اسکول میں بچوں کو ہوتی ہیں تو ہم لوگ وہ پورے 3 ماہ جو ہے وہ کراچی میں گزارتے تھے۔ گلشن اقبال کا جو ایریا ہے، جو کراچی کے لوگ جانتے ہوں گے، جس کے بالکل اپوزٹ علادین پارک تھا، میرا پورا بچپن علادین پارک اور سندھ باد پارک کے درمیان گزرا۔ مطلب یہ دونوں پارکس جو ہیں وہ میری خالہ کے گھر کے بالکل قریب تھے اور میں ڈیلی وہاں پہ جاتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہاکس بے سے لے کے پیراڈائز پوائنٹ تک اور سی ویو سے لے کر ہر چیز میں نے وہاں پر دیکھی ہے۔ اور آج کا کراچی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ کراچی چلے جائیں تو آپ یقین کریں کہ وہاں کا جو سمندر ہے نا، اس کے پانی میں پیر نہیں رکھ سکتے، کچرا جو ہے نا وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے اور پانی جو ہے وہ کالا سیاہ ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ۔ یہ حالت ہے کہ ابھی جب لاسٹ میں 1 سال پورا وہاں پہ رہ کے آئی، میں نے اپنے 4 ڈراماز وہاں پر کیے، اور ان 4 ڈراماز کے دوران یہ کنڈیشن تھی کہ ڈیفنس کا ایریا جو ہے نا، ان کی جو روڈز ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ جو فوڈ سٹریٹس ہیں، وہاں پہ جا کے جب آپ کھانا کھانے کے لیے اترتے ہو نا، تو ان کے فٹ پاتھس کے اوپر جو ہے نا پیر رکھ دو نا، تو ایسے لگتا ہے کہ نیچے لک لگی ہوئی ہے، آپ کا پیر چپکتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ حالت ہے وہاں پہ، اتنی گندگی، اتنی غلاظت۔ میں کہتی ہوں کہ کیسے کراچی والے لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ویسے بھی جو میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں نا، وامٹنگ کر کر کے میرا برا حال ہو گیا۔ یہاں پنجاب کے اندر دیکھیں کہ میں کہتی ہوں سڑکیں دودھ کی طرح دھلی ہوئی ہیں، اور کراچی کے اندر تو یقین کریں کہ جس گھر میں بیٹھ کر رہی تھی نا، جو ہمارے ڈرامے کا شوٹ ہو رہا تھا، اس گھر کے اندر جو درخت تھے نا، یا جو سڑکوں کے اوپر درخت تھے، ان درختوں کے پتے بھی کالے ہو چکے تھے، مکھیوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر اپنی اتنی پوپ کی ہوئی تھی کہ مطلب ظاہر بات ہے بارش تو وہاں پہ ہوتی نہیں، اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے، اور اگر ہوتی بھی ہے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے اور کچرا پورا اوپر فلوٹ کرنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خدا نخواستہ کراچی کی برائی کر کے یہ باتیں کر رہی ہوں، میں برائی نہیں کر رہی، میں کراچی کی تکلیف میں یہ بات کر رہی ہوں کہ
کیوں کراچی والوں کو خیال نہیں آتا؟ کراچی کی حالت تو میں کہتی ہوں دبئی سے بھی بہتر ہونی چاہیے تھی، انٹرنیشنل سٹیز کے ساتھ اس کا مقابلہ ہونا چاہیے تھا، میٹروپولیٹن سٹی کا یہ حال کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ بولنا چاہتی نہیں ہوں بہرحال۔ اور پھر شیلا رضا اور وہ جو شرمیلا فاروقی جیسی خواتین ہیں وہ آ کے کہتی ہیں کہ ہم سندھ کو بھی، ہم لاہور کو بھی سندھ جیسا بنا دیں گے۔ اللہ معافی دے اور اللہ ہمیں بخش دے کہ کس منہ سے یہ خواتین اس طرح کی بات کرتی ہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ولاگ باریہ جی، آپ لوگوں کیا آئی کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد